Good morning. Today is 22nd of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने फॉर्मर कोल सेक्रेटरी एससी गुप्ता को कोल घोटाले में दोषी ठहराया। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इस आर्टिकल से मिलेंगे, उन पॉइंट्स को हम अपने एथिक्स के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे का जो आर्टिकल है ईरान से रिलेटेड है। 19 मई को ईरान में चुनाव संपन्न हुए, दोबारा से सेकेंड टर्म मिली है प्रेसिडेंट हसन रोहानी को। तो क्या मायने निकाले जाएं, क्या सिग्निफिकेंस है उनको सेकंड टर्म मिलने के, इस आर्टिकल में इस बात पर चर्चा करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि एक वर्ल्ड कोर्ट है, उन्होंने पाकिस्तान को आदेश दिया कि वो कुलभूषण जाधव को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक कि इस पूरे मामले पर फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती। तो अब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है क्या पाकिस्तान इस डिसीजन को फॉलो करेगा, आखिरकार क्या अहमियत है इंटरनेशनल कानून यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून की। तो इस आर्टिकल में उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहां पे जो आर्टिकल है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे था, तो इस बार की जो थीम थी वेस्ट वाटर को यूटिलाइज किया जाना, तो इसी थीम पर चर्चा करेंगे इस आर्टिकल से। यहां पे जो साइड में आर्टिकल है, ट्रंप ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि रशिया, चाइना और इंडिया ये तीनों देश कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते पैसों का क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, ये सिर्फ पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस प्रकार का आरोप जड़ा ट्रंप ने 3 देशों के ऊपर में। तो क्या वास्तव में इंडिया ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्ग्यूमेंट्स के साथ इस आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। यहां पे जो साइड में आर्टिकल है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, द हिंदू का इंटरनल आर्टिकल है जो हर मंडे को प्रकाशित होता है। यह आर्टिकल बताता है कि कौन सी न्यूज को कैसे तवज्जो दी द हिंदू ने, इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे का आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोल घोटाले से रिलेटेड केस से। यहां पे देखिए, ये हैं एचसी गुप्ता। ये स्क्रीनिंग कमेटी के हेड थे जिन्होंने एक प्रकार से कोल ब्लॉक्स को अलॉट किया और एक प्रकार से कई कंपनीज को कोल माइनिंग की अनुमति दी। एचसी गुप्ता ने, ये स्क्रीनिंग कमेटी के हेड थे। तो इन पर यह आरोप लगा कि इन्होंने कई आधी अधूरी एप्लीकेशंस को भी एक प्रकार से पास कर दिया और कई इनएलिजिबल पर्संस को भी मौका दे दिया कि वो कोल माइनिंग करें। तो स्पेसिफिक आरोप जो वो है वो कमल स्पॉन्ज स्टील्स एंड पावर लिमिटेड के लिए है कि इनकी एप्लीकेशन बिल्कुल ही इनकम्प्लीट थी, ये इनएलिजिबल थे कोल के एलोकेशंस के लिए, फिर भी इनको कोल का एलोकेशन मिला। यहाँ पे देखिए, इसलिए कोर्ट ने एचसी गुप्ता को दोषी ठहराया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, देखिए ऐसे कोई सबूत निकल के नहीं आए हैं कि एचसी गुप्ता ने पैसे लिए, समझ गए। इन पर पैसे लेने का आरोप नहीं है, इन पर एक प्रकार से प्रोसीजर में इरेगुलेटरीज का आरोप है। तो ये अपने आप में एक बहुत अहम बात है, एक नई शुरुआत है इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में। इन पर आरोप यह लगा कि इन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और सही ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। ये कहते हैं कि देखिए मैंने अपना जो प्रोसीजर था उस समय में मैंने उस प्रोसीजर को फॉलो किया। उस टाइम पर प्रोसीजर ये था कि जो एप्लीकेशंस को की स्क्रीनिंग करनी थी एक्चुअल में वो मुझे नहीं करनी थी, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को करनी थी। और जबकि जब वो डिपार्टमेंट कहता है जिसका नाम ये ले रहे हैं एचसी गुप्ता, वो कहते हैं देखिए प्रोसीजर की असली स्क्रीनिंग स्टेट गवर्नमेंट्स को करनी थी, यानी राज्य सरकारों को करनी थी। समझ गए क्या केस है पूरा, यानी पैसों का केस नहीं है। एचसी गुप्ता पर यह आरोप बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने पैसे लेके एक प्रकार से इस तरह से एप्लीकेशंस को पास कर दिया। पैसे लेने की बात अभी इस पूरे केस में सामने नहीं आई है, आगे केस चलेगा, बात सामने आ जाए तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तक इन पर आरोप यह है कि इन्होंने प्रोसीजर्स को सही ढंग से एक प्रकार से फॉलो नहीं किया। तो ये देखिए, अभी तक ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि इन्होंने पैसे लिए या नहीं किए, अभी तक तो इन पर सिर्फ यही आरोप है। और देखिए अगर यह बात, ये केस अगर मान लीजिए फाइनल मुकाम तक इसी तरह के चार्जेस पर आगे बढ़ता है तो अपने आप में एक नई शुरुआत होगी। आगे जो प्रोसिक्यूशन होगा इस तरह के केसेस में वो प्रोसीजर्स को लेके भी होगा, नियत को लेके। आमतौर पे क्या होता है, सिर्फ पैसों को लेके प्रोसिक्यूशन होता है, लेकिन इस केस के बाद में तो देखिए क्या वास्तव में जो आईएएस हैं क्या वास्तव में उन्होंने प्रोसीजर्स को फॉलो किया या नहीं किया, तो उन मुद्दों को लेके भी आगे केसेस चलेंगे। अब देखिए ये केस ये भी उजागर करता है कि वास्तव में जो सेक्रेटरी होते हैं उनकी क्या रोल होता है पॉलिसी बनाने में, क्योंकि वो देखिए एक पूरे डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के साथ साथ मिनिस्टर को एडवाइस भी करते हैं। तो सेक्रेटरी का क्या रोल है पॉलिसी मेकिंग में। अब देखिए आपको याद होगा कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान में एक बहुत बड़ा पॉलिसी पैरालिसिस आ गया था। पॉलिसी पैरालिसिस किस लिए आया था, क्योंकि आईएएस थे वो फाइल्स को पास नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ये डर लग रहा था कि देखिए मान लीजिए अगर हमने साइन किया, हमने फाइल्स को पास किया, तो कल को जुडिशरी और जो बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो हमारे पीछे भी पड़ जाएंगे। अब देखिए इस केस से तो पॉलिसी पैरालिसिस और ज्यादा आ सकता है, क्योंकि एचसी गुप्ता जिस हिसाब से कह रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ उस टाइम के जो प्रोसीजर्स थे उसको फॉलो किया,
समझ गए। तो आईएएस एसोसिएशन का भी कहना है कि एचसी गुप्ता काफी ईमानदार ऑफिसर हैं। पहले जब इन पे केस चल रहा था इन्होंने विरोध भी किया था इस केस का कि एचसी गुप्ता अपने आप में काफी ईमानदार व्यक्ति हैं, इन्होंने सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो किया था। और जबकि कोर्ट का यह कहना है कि देखिए इन्होंने गलत प्रोसीजर को फॉलो किया, वो प्रोसीजर ठीक नहीं थे। एचसी गुप्ता कहना है मैं क्या करूं, जो भी प्रोसीजर थे अच्छे थे बुरे थे, मुझे तो उनको फॉलो करना था। और कोर्ट का कहना है कि नहीं, आपको सही प्रोसीजर बनाने थे उस समय में। समझ गए पूरा क्या मामला है। तो एथिक्स में यूज कर सकते हैं इस चीज को कि जो ऑफिसर की ड्यूटी है वो संविधान के प्रति है, उसको ये भी देखना है, आंख मूंद के नहीं रहना है। ऑफिसर्स को ये भी देखना है कि वास्तव में जो प्रोसीजर्स हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो एथिक्स में एक प्रकार से बहुत सिग्निफिकेंस है इस पूरे केस की। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए जो आर्टिकल है वो ईरान से रिलेटेड है। ईरान से रिलेटेड आर्टिकल है। ईरान की पोजीशन देख लीजिए, थोड़ा मैपिंग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बताइए कि कैस्पियन सी और पर्शियन गुल्फ के बीच में कौन सा देश आता है, आप बताइए। ये देखिए यहां पे है कैस्पियन सी और नीचे है पर्शियन गल्फ, तो दोनों के बीच में कौन सा देश है, ईरान। अगर यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा। 2014-15 दोनों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 16 में भी पूछा होगा शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन टर्की का पूछा था 2014 में कि एक प्रकार से टर्की कौन कौन से सी के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन है देखिए इराक और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा देश आता है। ये देखिए यहाँ पे इराक है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो दोनों के बीच में कौन सा देश आता है, ईरान। न्यूज़ में है, ईरान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताइए, रेड सी को कौन कौन से देश एक प्रकार से फेस करते हैं, यानी कौन कौन से जो कंट्रीज हैं उनके जो बॉर्डर है वो रेड सी से लगता है। अब इसी तरह क्वेश्चन आया था 2016 में कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देशों का बॉर्डर लगता है। तो आप बताइए क्वेश्चन में रेड सी में कौन कौन से देशों का बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये नीचे है वो रेड सी है, तो ये सारे देश हैं, सऊदी अरेबिया, येमेन, इजिप्ट भी है। यहाँ पे देखिए इजिप्ट का भी बॉर्डर लगता है यहाँ पे, लेकिन देखिए जॉर्डन का नहीं लगता, इजराइल का नहीं लगता। वहाँ पे इन्हीं दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ अपने सामने मैप है तो बिल्कुल देखने में आसानी है, वहाँ पे जाके तो बिल्कुल याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा था, इजराइल ऊपर था क्या नीचे था, जॉर्डन ऊपर था क्या नीचे था। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि मैप को थोड़ा थोड़ा अगर हम इमेजिन करें, अपने आप में सोच के देखें कि कहाँ इजराइल की पोजीशन है, कौन से समुद्र के पास में है, कहाँ इजिप्ट की पोजीशन है, तो मन में सोच के देखेंगे और सोचने के बाद कभी कभी टाइम मिले तो ड्रा करके भी देखेंगे, तो ये अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए अगर मैप को ड्रा करने आएगा तो मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है। अगर देखिए वैसे तो मेंस में तो ऊपर ऊपर की बाउंड्री ड्रा करनी पड़ती है, ज्योग्राफी में यूज़ होता है या फिर आईआर में मैप का यूज़ हो जाता है, लेकिन कई बार तो देखिए बिल्कुल डीप में जाके तो आप ड्रा मत कीजिएगा, बस थोड़ा बारीकी से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन से देश के साथ में कहाँ किसका बॉर्डर इस तरह से मिल रहा है। अब देखिए ये 19 मई को इलेक्शन संपन्न हुए थे, जिसमें 2 कैंडिडेट्स मुख्य तौर पर इलेक्शन से लड़ रहे थे। कौन कौन से कैंडिडेट्स थे ये देखिए, एक थे हसन रोहानी जो प्रेसिडेंट थे, और दूसरे थे ये इब्राहिम रैजी। इब्राहिम रैजी ये काफ़ी अल्ट्रा कंजर्वेटिव इनकी अप्रोच थी। इनकी अप्रोच इस प्रकार से थी कि ये वेस्ट के साथ किसी की कोई भी नेगोशिएशंस को से ये इनकार कर रहे थे, और वेस्ट के खिलाफ में इनकी अप्रोच थी, कंजर्वेटिव इनकी अप्रोच थी। जबकि रोहानी ने तो ऑलरेडी न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में, P5+1 उन कंट्रीज़ के साथ में, P5 सिक्योरिटी काउंसिल वाले मेंबर्स और 1 जर्मनी, तो इन कंट्रीज़ के साथ में इन्होंने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था। अब देखिए जो इब्राहिम रैजी हैं, इनको जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी ये भी सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी जो नतीजा आया उसके अनुसार रोहानी की जीत हुई। रोहानी को 57% वोट मिले, ये जीत गए, और इब्राहिम रैजी को सिर्फ 38.5% वोट मिले। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए 2011 में जो इनकी जीत थी वो तो एक एक्सीडेंटल जीत थी। एक्सीडेंटल जीत कैसे थी, उस टाइम पे तो देखिए काफ़ी सारे मॉडरेट ग्रुप्स ने इनको सपोर्ट किया था, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ये थे नहीं रोहानी। लेकिन जो ये जीत मिली है 2017 की ये जीत है, ये अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट जीत है, क्योंकि देखिए अब इनको जो जीत मिली है इनके पिछले 4 साल में किए हुए काम के बदौलत मिली है। काफ़ी एक प्रकार से समर्थन इनको मिला महिलाओं से भी, माइनॉरिटीज से भी। तो अब आर्टिकल कहता है कि देखिए पहली टर्म में तो इन्होंने न्यूक्लियर एग्रीमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। अब जो फोकस होना चाहिए ईरान में, जो लिबर्टीज़ पे होना चाहिए,
ह्यूमन राइट्स पे होना चाहिए और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए, सेकंड टर्म पे इन सभी चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। ये कहते हैं कि देखिए आर्टिकल कहता है 2011 से अभी तक काफ़ी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो ईरान की जेलों में बंद हैं, जिन्होंने थियोक्रेसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। देखिए हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, जो ईरान है वो एक थियोक्रेटिक कंट्री है, मतलब हमारे भारत की तरह नहीं है। हमारे भारत में तो डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसी की चलती है, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए रूहानी इलेक्ट हो गए, फिर भी रूहानी से ज़्यादा चलेगी सुप्रीम लीडर की, ये थे सुप्रीम लीडर खामेनी, इनकी ज़्यादा चलती है। तो थियोक्रेसी है, धार्मिक नेता हैं ये, और फिर इनकी चलती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट में कोई भी एक प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं होता रिलीजियस लीडर्स का। तो देखिए इनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है, या तो उनको एक प्रकार से उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, या फिर उनके साथ में काफ़ी गलत व्यवहार होता है। तो अब आर्टिकल कहता है कि देखिए अब समय आ गया है, जबकि इतना सारा समर्थन मिला है रूहानी को, तो उनको एक प्रकार से अपने आप में बोल्ड रिफॉर्म्स लाने चाहिए ईरान के अंदर में। इनको धीरे धीरे आवाज़ उठानी चाहिए थियोक्रेसी के खिलाफ में, और लोगों के हित में इनको आवाज़ उठानी चाहिए। पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं, जो जेलों में बंद हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी थियोक्रेसी के विरुद्ध में, उनको भी जेल से रिहा करना चाहिए। तो धीरे धीरे इनको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने पे फोकस करना चाहिए रूहानी को अपनी इस सेकंड टर्म के अंदर में। तो ये पूरा आर्टिकल है। अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल देखिए कुलभूषण जाधव से रिलेटेड है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आदेश दिया कि एक प्रकार से पाकिस्तान जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता कुलभूषण जाधव का, जबकि फाइनल डिसीजन नहीं आ सकता इस मुद्दे पर। और उन्होंने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए पाकिस्तान को, और यह पूरा डिसीजन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बाइंडिंग था। लेकिन अब डर इस बात का कि वास्तव में पाकिस्तान इस डिसीजन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन जो उभरता है वो ये उभरता है, क्या वास्तव में इंटरनेशनल कानून की कोई अहमियत है या फिर नहीं है। देखिए ये बात तो अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि वास्तव में अहमियत है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है जो इंटरनेशनल कानून के जो डिसीजंस होते हैं या फिर इंटरनेशनल कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो निश्चित तौर पर स्टेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात ये उठती है कि देखिए क्या इंडिया का ये डिसीजन जिसमें उन्होंने फैसला लिया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, क्या अपने आप में ये सही फैसला था या गलत फैसला था। देखिए फैसला तो ये ठीक था, लेकिन चॉइस के साथ साथ आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप इस प्रकार से फैसला लेते हो कि इस प्रकार के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हो, तो आपके ऊपर यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि घरेलू मुद्दों पे भी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लायंस करें। ह्यूमन राइट्स का कोई मुद्दा आता है हमारे घर के अंदर में, हमारे देश के अंदर में, तो उस पर गवर्नमेंट को पूरा फोकस करना चाहिए। यानी चॉइस के साथ में ऑब्लिगेशंस भी आती हैं। आगे क्या है? आगे देखिए आर्गुमेंट किस प्रकार से हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। देखिए भारत और पाकिस्तान दोनों इस मुद्दे पर सहमत थे कि कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी गई थी। इंडिया ने कहा कि देखिए ये वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट में है, कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जाना हमें। पाकिस्तान ने कहा कि देखिए वियना कन्वेंशन में ऐसा लिखा है कि अगर किसी दूसरे देश का जो नागरिक है वो पकड़ा जाता है जासूसी के आरोप में, तो उसको एक प्रकार से कंसुलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा। इंडिया ने कहा, जिसे माना भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, ऐसी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है वियना कन्वेंशन में, और देश को पूरा अधिकार है कि वो अपने एक प्रकार से नागरिक के पास में विजिट करें जो जिसको डिटेन किया गया है, और उसको सहायता प्रोवाइड करें लीगल रिप्रेजेंटेशन में। और पाकिस्तान ने एक दूसरी चीज़ ये भी कही कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं। तो बाद में देखिए अगर बात करें देखिए ज्यूरिडिक्शन की, तो ज्यूरिडिक्शन देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तब होती है जब दोनों के दोनों देश एग्री करें कि हाँ हम मानेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को और ज्यूरिडिक्शन है। लेकिन आर्टिकल नंबर 36(1) ये भी कहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन मुद्दों पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो ज्यूरिडिक्शन है उन मुद्दों पर भी अप्लाई होगी जिन मुद्दों में इंटरनेशनल जो ट्रीटी है। तो इस प्रकार से जो ये पूरा मामला है उसमें पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है उसका वायलेशन हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 36(1) के तहत में ज्यूरिडिक्शन है एक प्रकार से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पाकिस्तान के ऊपर में। देखिए अगर पास्ट केसेस को माने अगर हम भूतपूर्व की बात करें तो देखिए अमेरिका के 2 केसेस हैं जो कि दिए गए थे, इंडिया ने एग्जाम्पल के तौर पे दिए थे। ला ग्रैंड ब्रदर्स का ये केस था, जर्मनी के 2 सिटीजन्स थे जिन पर आरोप लगा बैंक डकैती के यूएस के अंदर में। तो यूएस ने इनको एक प्रकार से कन्विक्ट ठहराया और फांसी दी गई, लेकिन जर्मनी ने आरोप लगाया यूएस के ऊपर में कि देखिए जर्मनी इस बात को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया कि कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी यूएस ने जर्मनी को। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाद में कहा कि देखिए यूएस को कॉन्सुलर एक्सेस देनी चाहिए थी जर्मनी को। दूसरा मामला है एवेना केस 2004 में। इस मुद्दे पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि यूएस को कहा कि आप मैक्सिकन सिटीजन्स को इस प्रकार से डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, आपको कॉन्सुलर एक्सेस देनी होगी और आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा देखिए ये तो पास्ट केसेस थे।
अब पाकिस्तान ने एक और भी एग्जांपल दिया, एक और भी आर्गुमेंट दिया अपनी तरफ से कि 2008 का एक एग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें ऐसा कहा गया है कि एक दूसरे देश के जो सिटीजन नागरिक पकड़े जाते हैं, अगर वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या फिर एक प्रकार से जासूसी के आरोप में पकड़े जाते हैं, तो जो केसेस डिसाइड किया जाएगा वो मेरिट्स के केस पे डिसाइड किया जाएगा, मेरिट्स के बेस पे। तो इसी दम पे एक प्रकार से पाकिस्तान ने कहा कि ये जासूसी के आरोप में पकड़े गए थे कुलभूषण जाधव में, इसलिए 2008 के बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत हम उनको कंसुलर एक्सेस नहीं देंगे। जबकि देखिए पाकिस्तान के इस आर्गुमेंट को माने तो आगे जाके तो देखिए भविष्य में कोई भी देश इस तरह की चीज़ों को मानेगा और कहेगा कि ये देश तो दुश्मन देश है, और कोई भी मान ले कोई भी नागरिक पकड़ा गया और उस देश को दुश्मन देश ठहराएगा और कंसुलर एक्सेस नहीं देगा और उस ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। अब क्वेश्चन एक ये भी उठता है कि देखिए ये जो दो केसेस थे जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूएस के विरुद्ध डिसीजन दिया था, अगेंस्ट डिसीजन दिया था, तो यूएस ने इसको मानने से इनकार कर दिया था, यूएस ने माना नहीं था। तो क्वेश्चन ये उभरता कि यूएस ने उस टाइम पे नहीं माना था, क्या वास्तव में पाकिस्तान अब फॉलो करेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को? तो अब देखिए फॉलो करेगा या नहीं करेगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक मॉरल ड्यूटी जरूर पाकिस्तान पे बनती है। इंटरनेशनल कानून जो है वास्तव में कानून है और एक उनकी बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन जो मेन इशू है वो ये है कि उनकी कमांड्स को, इंटरनेशनल कानून की कमांड्स को एक प्रकार से इन्फोर्स किस तरह से किया जाए, उनको इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाए। फिर बात इंडिया को ही एडवाइस की जाती है बाद में कि इंडिया को भी एक प्रकार से इंटरनेशनल कानून को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो या फिर रिफ्यूजी से रिलेटेड कन्वेंशन हो या फिर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हो। इन तमाम तरह की चीज़ों पर इंडिया को एक प्रकार से अहमियत देनी चाहिए और फॉलो करना चाहिए। तो एक शुरुआत घर से ही होनी चाहिए और इंडिया से ही इस चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए। बस यही पूरा आर्टिकल है। आगे क्या है, आगे देखिए वाटर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो 2017 की थीम क्या थी? वेस्ट वाटर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम के अंदर में कि क्या थीम थी 2017 वाटर डे की? तो वेस्ट वाटर से रिलेटेड थीम थी। 22 मार्च को हर साल वाटर डे आयोजित किया जाता है और इस बार की थीम वेस्ट वाटर क्या होता है? वेस्ट वाटर देखिए वो सभी वाटर जो मैन मेड एक्टिविटीज़ के कारण में ख़राब हो गया है या फिर एक प्रकार से यूज़ करने लायक नहीं है। एक्टिविटीज़ कौन सी? जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यानी वाटर की क्वालिटी प्रभावित होती है मैन मेड एक्टिविटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण में, वो वाटर होता है वेस्ट वाटर। अब कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। देखिए वेस्ट वाटर क्यों होता है, आजकल वेस्ट वाटर क्यों बढ़ रहा है? काफ़ी सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है, अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, पब्लिक अवेयरनेस काफ़ी कम है वाटर को लेके। इन तमाम तरह के कारणों को लेके वेस्ट वाटर में काफ़ी वृद्धि हुई है और वाटर क्राइसिस आ गए हैं। देखिए वेस्ट वाटर के कारण यानी जो पूरा बर्डन है वेस्ट वाटर का, पूरा बर्डन गरीब लोगों पे सबसे ज़्यादा पड़ता है और फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, ना सिर्फ कम्युनिटी के ऊपर में बल्कि गवर्नमेंट के ऊपर में भी। अगर देखिए एक आंकड़े की बात करें तो 80% जो वेस्ट वाटर है वो दोबारा से इकोसिस्टम में चला जाता है और एक प्रकार से जो मानव जाति है उसका यूज नहीं कर पाती अच्छे से, उस वाटर का दोबारा से अमल में नहीं ला पाते, यूज में नहीं ला पाते उस वाटर को। अब एक दूसरे जो फैक्ट्स हैं अगर हम अपने आंसर्स में इस्तेमाल करें तो देखिए 1.8 बिलियन जो लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर में, वो ऐसे पानी को पीते हैं जो काफ़ी कंटामिनेटेड होता है। इससे काफ़ी तरह के रोग हो जाते हैं जैसे डायरिया, वो दूसरे टाइफाइड, वो रोग सारे हो जाते हैं इस तरह के कंटामिनेटेड पानी को पीने से। और एक दूसरे आंकड़े के अनुसार 663 यानी 663 मिलियन जो लोग हैं उनको एक प्रकार से उनको तो पीने लायक पानी भी नहीं मिल पाता। तो ये देखिए कितने अपने आप में कितने ज़्यादा वाटर क्राइसिस हैं और आने वाले समय में ये वाटर क्राइसिस और भी बढ़ने वाले हैं। तो एक थोड़े से पॉइंट्स हैं कि किस प्रकार से अगर वेस्ट वाटर को अच्छे से यूटिलाइज हमने कर लिया तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास में अगर हम वेस्ट वाटर को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो देखिए इससे तो कम से कम अगर वेस्ट वाटर को यूटिलाइज करेंगे तो अफोर्डेबल और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ वाटर हमारे पास में आ जाएगा, काफ़ी एनर्जी हमारी सेव हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे उस पानी में तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, मतलब ज़्यादा रोग नहीं होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रहेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर वेस्ट वाटर को यूटिलाइज करने पर ध्यान देंगे तो काफ़ी ग्रीन जॉब्स भी पैदा कर सकेंगे हम। तो ये सारे फायदे होंगे अगर वेस्ट वाटर को अच्छे से यूटिलाइज कर सके तो। अब देखिए 2030 तक वाटर की जो डिमांड है वो 50% और बढ़ जाएगी और ज़्यादातर जो डिमांड रहेगी वो शहरों के अंदर में रहेगी जहां पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जहाँ पे पानी को सीधा बहा दिया जाता है नदियों के अंदर में, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स की बात करें जहाँ रन ऑफ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर देखिए इंडिया की बात की जाए तो सिर्फ 2.4 लैंड एरिया है, लेकिन जनसंख्या जो है वो पूरे वर्ल्ड की 17% है और वाटर परसेंट पूरे वर्ल्ड के 4% हमारे पास में पूरे वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज हैं। तो अपने आप में देखिए कितनी विडंबना है।
पॉपुलेशन 17%, एरिया सिर्फ 2.4% और 4% वाटर रिसोर्सेज। तो देखिए ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इसको आप ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी सारे आंसर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। रिटोरिक के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं ऐसे के अंदर में। फिर देखिए आर्टिकल कहता है कि जो वाटर टेबल है काफ़ी डिक्लाइन कर रही है और आने वाले समय में भी, और अभी भी वाटर की काफ़ी सारी शॉर्टेज है हमारे देश के अंदर में। और देखिए वाटर पोल्यूशन को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, कैसे वेस्ट वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस स्लाइड के अंदर में। ये कहते हैं कि सबसे पहले तो देखिए आप वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी वाटर पोल्यूशन ना हो, इस पूरी चीज़ को आप नॉन वाटर जो पॉलिसीज हैं उसके साथ में भी ऐड कीजिए। मान लीजिए आप इन्वायरमेंट पॉलिसीज बना रहे हो तो उसमें आप ध्यान दीजिए वाटर को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हो तो उसमें भी आप वाटर पॉल्यूशन को जगह दीजिए। तो दूसरी जो नॉन वाटर पॉलिसीज हैं उसमें आप वाटर पॉल्यूशन को इंटीग्रेट कीजिए। अगर कोई इंडस्ट्री या कोई इंडिविजुअल वाटर को पोल्यूट करता हुआ पाया जाता है तो उसको पुनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए और सजा होनी चाहिए इस चीज़ के प्रति। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये पूरी जो प्रोसेस है वो पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए और कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए ताकि वो भी अपने आप में सक्षम हो और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकें, डिसीजन ले सकें अपने स्तर पर, ताकि वाटर को कंजर्व किया जाए। इसके अलावा देखिए मार्केट बेस्ड टेक्नोलॉजीज को भी अपनाए जाने की आवश्यकता है, जैसे एनवायरमेंटल टैक्स लगाया जाए या फिर पोल्यूशन लेवीज लगाया जाए। अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जिससे वाटर का पोल्यूशन हो रहा है उससे, तो एक अगर दूसरी अप्रोच भी यानी कैरेट एंड स्टिक, कैरेट की तरह इंसेंटिव दिया जाए। अगर कोई इंडस्ट्री या इंडिविजुअल्स वाटर कंजर्वेशन में सहायता प्रोवाइड करता है तो उसको सब्सिडीज दी जाए, सॉफ्ट लोन दिए जाए, टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाए। और देखिए इंडस्ट्रीज को एक प्रकार से और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बनाया जाए ताकि वो वाटर को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और साफ पानी कर सकें खराब पानी से। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ऐसा होना चाहिए कि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज और पेस्टिसाइड्स का यूज इस प्रकार से होना चाहिए कि वेस्ट वाटर कम से कम हो। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, हम मेंस के अंदर में इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं अगर वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। याद रखिएगा, आप भी जल ही जीवन है। आगे क्या आर्टिकल है, आगे देखिए ट्रंप से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ट्रंप ने कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, इस बार इन्होंने क्या बेला नहीं बोला। इस बार इन्होंने बोला कि देखिए जो चाइना, रशिया और इंडिया, ये तीनों जो देश हैं पोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन पैसे नहीं देते क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। अब आर्टिकल इस बात को नकारता है और इंडिया के योगदान को बताता है ये आर्टिकल किस प्रकार से इंडिया ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अपना योगदान दिया है। आर्टिकल कहता है कि देखिए इंडिया ने हमेशा यूएस का साथ दिया, चाहे वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो 1972 की या फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट हो 2015 का। साल याद रखने की आवश्यकता है नहीं। क्योटो 1997 में हुआ था, कोपेनहेगन 2010 के आसपास हुआ था। तो देखिए ये तमाम तरह के जो एग्रीमेंट्स हुए थे तो इंडिया ने यूएस का साथ दिया था इन सभी एग्रीमेंट्स में। इंडिया ने हमेशा लड़ाई लड़ी है क्लाइमेट जस्टिस की, इंडिया ने हमेशा लड़ाई लड़ी है क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस में इक्विटी की और फेयरनेस की। अब देखिए बात यूँ है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूके में, इंग्लैंड में, रशिया में, रशिया की बात तो छोड़ दीजिए, वो पहले तो काफ़ी यूएसएसआर था, अब तो अपने आप में इतना डेवलप्ड नहीं है। लेकिन देखिए फ्रांस और इन तमाम तरह के देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी पहले आ गया और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, उस औद्योगिक क्रांति में एक प्रकार से काफ़ी इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया इन कंट्रीज़ ने, क्योंकि उस टाइम पे देखिए इंडस्ट्रीज थी वो कोयले से चलती थी और काफ़ी इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया। तब हमारे जैसे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया जैसे देश हैं, वहाँ पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई नहीं, इसलिए हमने तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया नहीं। अब जबकि एक प्रकार से इतनी क्रिटिकल स्टेज आ चुकी है तो ये डेवलप्ड कंट्री जो अब तो डेवलप हो चुके हैं इन्वायरमेंट को पोल्यूट करके, ये हमें उपदेश देते हैं, इंडिया जैसे देशों को ये उपदेश देते हैं कि आप ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हो इन्वायरमेंट को, आपने तो पहले कर लिया, अभी आप आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर में। तो इसी चीज़ का विरोध किया था इंडिया ने। ये इंडिया ने कहा था कि देखिए हमारे लिए एक ये सर्वाइवल की चुनौती है, हमारी पूरे एक प्रकार से हमारे पास में अधिकार है कि हम भी ग्रो करें क्योंकि आप तो पहले ग्रो कर चुके हो। और इंडिया हमेशा से सेंसिटिव भी रहा है यूएस की कंस्ट्रेंट के ऊपर में। हमें भी पता है कि यूएस एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र देश है और एक प्रकार से यूएस बहुत ज़्यादा ऐसी अप्रोच नहीं अपना सकता क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जैसा अपनानी चाहिए। तो हम इस बात को समझते हैं। ये देखिए, ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। अब देखिए इंडिया, ये यूएस जो है हम पे आरोप लगा रहा था पहले जब पेरिस क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस हो रही थी कि इंडिया पूरी पेरिस क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस में बाधा क्रिएट कर रहा है। ये देखिए हमको एक हाथी की तरह दिखाया गया है कि हम पेरिस क्लाइमेट चेंज की ट्रेन को रोक रहे हैं। अब सामने है, सबके सामने है कि कौन पेरिस क्लाइमेट चेंज के समझौते को निरस्त करना चाहता है। ऑफ कोर्स यूएस करना चाहता है, जबकि आरोप हमारे ऊपर में लगाए जा रहे थे। तो क्या वो न्यूज़पेपर आज इस तरह का आर्टिकल, इस तरह का कार्टून जो है वो प्रकाशित करेंगे? नहीं करेंगे। आगे क्या है,
आगे देखिए, ये पूरा जो इंदिरा गांधी थे, इंदिरा गांधी जिन्होंने एक प्रकार से 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने इस पूरे पैराडाइम को चेंज करके रख दिया था। पहले वेस्टर्न कंट्रीज थे, वो डेवलपिंग कंट्रीज पे आरोप लगा रहे थे कि आप एक प्रकार से जहां गोबर के उपले जलाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की सहायता से एनर्जी क्रिएट की जाती है, कोल की सहायता से एनर्जी क्रिएट की जाती है, तो काफी इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पूरे पैराडाइम को चेंज करके रख दिया था। इंदिरा गांधी ने कहा, अच्छा बहुत एक प्रकार से आप तो बिल्कुल वैसी बात कर रहे हो, आपने तो सारा पोल्यूशन फैला दिया, पोल्यूटर मस्ट पे, पहले आपने पोल्यूशन फैलाया है तो आप पे जिम्मेदारी बनती है कि आप इस प्रकार से पोल्यूशन को कम कीजिए। पुअर्टी इज द वर्स्ट पोल्यूटर, अच्छा कोट है, ऐसे में इसका यूज कीजिएगा। उसके बाद में देखिए 1972 में जब ये पूरा अर्थ समिट आयोजित किया गया था और ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आई थी, तो इसका भी इंडिया ने समर्थन किया था। लेकिन एक बात उस कॉन्फ्रेंस से आई थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या ये पूरा कंसेप्ट है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का? देखिए ये कंसेप्ट कहता है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जिम्मेदारी तो सबकी है, कॉमन जिम्मेदारी है सबकी, सभी देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लाइमेट चेंज से निपटें। लेकिन ये जिम्मेदारी डिफरेंशिएटेड है। डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, डेवलपिंग कंट्रीज की कम जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी भी डेवलप हो रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ने पास्ट में बहुत सारा पोल्यूशन फैलाया है। तो देखिए इसी समिट से ये एक जो बात निकल के आई थी, बाद में क्योटो प्रोटोकॉल भी निकल के आया था 1997 में, जिसमें कंट्रीज को दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एनेक्स 1, एनेक्स 2 और जो तीसरे थे नॉन एनेक्स। एनेक्स 1 में वो देश आते थे जिन पे एक प्रकार से ओब्लिगेशंस लगाए गए थे कि उनको 1990 के जो लेवल्स थे, जहां 1990 में जितनी ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस होता था, 2008 से 2012 के बीच में 1990 के एमिशंस में 5% की कमी करनी थी। तो ऐसा निकल के आया था क्योटो प्रोटोकॉल में। और जबकि एनेक्स 2 कंट्रीज वो कंट्री थी एक प्रकार से जिनको एमिशंस तो कम करने थे, मतलब ये एक प्रकार से थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे एनेक्स 1 और एनेक्स 2 में। मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए एक कैटेगरी में तो ये था कि जिनको ना सिर्फ एमिशंस कम करना था बल्कि पैसे भी देने थे डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज को। और दूसरी कैटेगरी एनेक्स 2 की वो ऐसी थी कि उनको सिर्फ एमिशंस कम करना था, उनको कोई पैसा नहीं देना था डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है फिलहाल, एनेक्स 1 में कौन से देश थे, एनेक्स 2 में कौन से थे। और नॉन एनेक्स में थे इंडिया जैसे कंट्रीज जिनको पैसे मिलने थे, जिनको एक प्रकार से कोई ऑब्लिगेशंस नहीं थे, कोई एक प्रकार से उन पे ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, लेकिन वॉलंटरी उनको एमिशंस कम करना था। समझ गए? उनको ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि आपको इतने लेवल पे कम करना ही करना है, जैसे एनेक्स 1 और एनेक्स 2 में जो ऑब्लिगेशंस लगाए गए थे। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल था। तो समझ गए? आगे क्या आता है? आगे आता है कि देखिए यूएस और जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने हमेशा प्रोटेस्ट किया कि इंडिया के ऊपर में तो कोई कमिटमेंट्स है ही नहीं, उनको तो सिर्फ वॉलंटरी कम करना है, और हमारे ऊपर में तो कमिटमेंट्स हैं, हमारे ऊपर में तो एक प्रकार से सुपरवाइजरी मैकेनिज्म्स भी हैं। तो फिर भी देखिए इंडिया ने एक प्रकार से एडजस्ट किया अपने आप को, इंडिया ने इन डेवलप्ड कंट्रीज के कंसर्न को समझा। उसके बाद में भी यूएस क्योटो प्रोटोकॉल से हट गया। इतनी सारी नेगोशिएशंस के बाद में भी यूएस ने बहुत सारी बातें की, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में साइन नहीं किए यूएस ने। उसके बाद में कोपेनहेगन में जो 2010 के आसपास बात आई थी, उसमें यह बात आई थी, जो पहले जो कंसेप्ट था ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है लेकिन वो अलग अलग है। तो यूएस ने तो बाद में कोपेनहेगन कंसेंसस में इस कंसेप्ट को पलट दिया। बाद में इस कोपेनहेगन कंसेंसस से ये बात निकल के आई कि सारे जो है वो वॉलंटरी एग्रीमेंट्स को मानेंगे, वॉलंटरी कमिटमेंट सबकी होगी। जो पहले फर्क था डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कि डेवलप्ड कंट्रीज तो है उनके कमिटमेंट्स होंगी और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए पूरा क्लाइमेट चेंज से निपटना वॉलंटरी रहेगा। तो इस फर्क को खत्म कर दिया गया कोपेनहेगन कंसेंसस में। बाद में ये निकल के आया कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज एक समान है और वॉलंटरी मैकेनिज्म्स दोनों पे अप्लाई होगा। समझ गए? तो कोपेनहेगन जो कंसेंसस थी वहां से एक प्रकार से जो डिफरेंस था डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, वो फर्क क्रिएट हो गया। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट खत्म हो गया यहां से। तो ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसे। तो देखिए इस यूएस ने तो पूरी जो पेरिस एग्रीमेंट को इवोल्व किया था, ओबामा ने इतनी सारी नेगोशिएशंस करी थी दूसरे देशों के साथ में, अब यूएस इससे हट रहा है, तो एक प्रकार से जवाब देना होगा यूएस को। और दूसरी ये बात करते हैं कि ट्रंप की, जो हम तो काफ़ी सारे पैसा खर्चा कर रहे हैं, चाइना और इंडिया, रशिया कोई पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं। देखिए कोई भी पैसा नहीं खर्च कर रहा है, यूएस और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट है ही नहीं। जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का पूरा एग्रीमेंट है वो एक प्रकार से 2020 के बाद में एप्लीकेबल होगा। अभी फिलहाल छोटी मोटी एक ये जो $100 बिलियन देने की जो बात की गई थी पहले दोहा राउंड्स में, और ऐसा कहा गया था देखिए दोहा राउंड्स में कि
एक प्रकार से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको हर एक साल $100 बिलियन देने होंगे 2020 तक, और जबकि पेरिस क्लाइमेट चेंज है एग्रीमेंट के तो ये तो एप्लीकेबल होगा 2020 के बाद में, यानी कोई पैसा देना ही नहीं। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं ट्रंप? और उसके अलावा देखिए नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशंस हैं, यानी पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर में सभी देशों ने अपने अपने टारगेट्स दिए। जैसे इंडिया ने दिए कि 2033 तक इंडिया 33 से 35, 2030 तक था शायद, 2030 तक इंडिया 33 से 35% अपने एमिशंस को कम कर देगा 2005 तक के लेवल्स पर। तो इस तरह सभी देशों ने अपने अपने एक प्रकार से टारगेट्स दिए थे। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए अगर इन सभी टारगेट्स को पूरा कर भी लिया तो भी एक प्रकार से जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। और जबकि पेरिस क्लाइमेट चेंज का टारगेट था वो ये था कि इस शताब्दी के अंत तक हमारे पूरे वर्ल्ड के यानी पृथ्वी के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने से रोकना। तो अपने आप में जिस प्रकार से ये ट्रंप विरोध कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज का, तो इसी हिसाब से तो देखिए टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद में आता है कि देखिए बाद में क्या हुआ, पेरिस क्लाइमेट चेंज में तो कोई ऐसी कमिटमेंट्स भी नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज को जो फुलफिल करनी है, या पैसे देने हैं या फिर टेक्नोलॉजी देनी है, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। फिर भी विरोध कर रहे हैं ट्रंप, सिर्फ एक इलेक्शन के दौरान इन्होंने जो कैंपेन में जो बातें कही थी सिर्फ उसको फुलफिल करने के लिए, ये नहीं वो सोच रहे कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा इस पूरी चीज़ से। अब थोड़ा इंडिया और ये स्लाइड इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच की है। ये कहते हैं कि देखिए बेकार के आरोप लगा रही है यूएस, यानी ट्रंप को सोच समझ के आरोप लगाने चाहिए इंडिया के ऊपर में, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे इंडिया और यूएस बात कर सकते हैं। काफ़ी सारे इश्यूज पर अभी क्लैरिटी नहीं आई है। तो इस मुद्दे पर एक प्रकार से पहले इंडिया को बातचीत करनी चाहिए, फिर ही ट्रंप को कुछ बोलना चाहिए। तो यही दोनों के लिए अच्छा होगा कि क्लाइमेट चेंज पे एक प्रकार से साथ मिलकर चलना चाहिए। और इससे पहले एक और ये बात भी आती है कि देखिए पहले इंडिया खुद ही पेरिस क्लाइमेट चेंज को साइन करने से कतरा रहा था, क्योंकि इंडिया को ऐसा लग रहा था कि देखिए जो एमिशंस का टारगेट हम देंगे उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में न्यूक्लियर पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि एनएसजी में हमारी सदस्यता नहीं है, तो हमको न्यूक्लियर फ्यूल नहीं मिल पाता। उस समय में ओबामा ने हमें एश्योर किया था कि आपको एनएसजी की सदस्यता हासिल करवाने में हम सहायता प्रोवाइड करेंगे। तो अब यह बात भी अपने आप में एक देखिए एम्बिग्यूअस है कि वास्तव में ट्रंप भी ओबामा की उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।